नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस एनएमएमएल सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और हम आशा करते हैं कि आप सब लोग दीपावली पर कुशल मंगल होंगे। पटाखे से आपने थोड़ी दूरी बनाए रखी होंगी, आराम से सावधानी के साथ पटाखे चलाए होंगे और अपनी पढ़ाई के लिए भी थोड़ा समय दिया होगा। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को ओल्ड पेपर सॉल्यूशन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। प्रश्न पूछ रहा है हमारे कि नवीकरणीय जो संसाधन है उसका उदाहरण पूछा है। क्या पूछा है हमसे कि नवीकरणीय जो संसाधन होते हैं, नवीकरणीय जो ये संसाधन होते हैं उसका उदाहरण पूछा है। ऐसे संसाधन जो दोबारा से बनाए जा सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। तो कोयला, पेट्रोल, पवन ऊर्जा या प्राकृतिक गैस, इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? कोयला होगा, पेट्रोल होगा, पवन ऊर्जा होगा या प्राकृतिक गैस। तो बात करें पवन ऊर्जा की, तो पवन ऊर्जा हमारा राइट आंसर आएगा। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर, पवन ऊर्जा। कौन सा होगा हमारा? पवन ऊर्जा हमारा राइट आंसर आएगा। पवन ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय संसाधन है, अर्थात हम इसको वापस काम में लेने के बाद और जब तक पवन चलती रहेगी हमारे पास पवन ऊर्जा चलती रहेगी। कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस, ये क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। एक बार ये समाप्त हो गए तो दोबारा से हम इनको काम में नहीं ले सकते। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन है, जल दिवस कब मनाया जाता है? पूछा है जल दिवस। क्या पूछ रहा है? जल दिवस। जल दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस? जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 अप्रैल, 22 मार्च, 22 मई, 22 जनवरी। तो 22 अप्रैल, 22 मई, 22 मार्च और 22 जनवरी, इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा जिस दिन हम क्या मनाते हैं? जल दिवस मनाते हैं। तो राइट आंसर आएगा 22 मार्च। ऑप्शन सेकंड इज राइट। 22 मार्च को क्या मनाते हैं अपन? जल दिवस। 22 मार्च को क्या मनाते हैं? जल दिवस। अब बात करें, इसमें एक ऑप्शन है 22 अप्रैल। इस 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? इस 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो हमें यह भी याद रखना है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसमें एक ऑप्शन है 22 मई। तो 22 मई को क्या मनाई जाती है? 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। तो जल दिवस का राइट आंसर आएगा हमारा 22 मार्च। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा तीव्र ढालों पर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? कि तीव्र ढाल होते हैं, वहां पर क्या होता है? मृदा अपरदन, मिट्टी का अपरदन होता है। क्या होता है? मिट्टी का अपरदन होता है। उसको रोकने के लिए कौन सी विधि, कौन सी विधि क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त है। सर्वाधिक उपयुक्त विधि पूछा है कि सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। जो तीव्र ढलान वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए कौन सी विधि काम में लेनी चाहिए? रक्षा मेखला, समोच्च रेखीय जुताई, मल्चिंग या वेदिका कृषि। तो जब तीव्र ढालों पर मिट्टी का जो कटाव होता है जिसको अपन मृदा अपरदन बोलते हैं, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त विधि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी है? समोच्च रेखीय जुताई। तो हमारा ऑप्शन राइट आएगा, सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर, समोच्च रेखीय जुताई। समोच्च रेखीय जुताई ये क्या करती है? ट्यूब ढालों से जो मिट्टी बहकर आती है उसको रोकने के लिए सबसे परफेक्ट विधि कौन सी है? सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? समोच्च रेखीय जुताई। अगला क्वेश्चन हमारा अधात्विक खनिज का उदाहरण है। खनिज दो प्रकार के, धात्विक और अधात्विक। धात्विक और अधात्विक, इसमें से पूछा है हमारे को कि कौन सा ऑप्शन इसमें से वो है जो अधात्विक का उदाहरण है। अधात्विक खनिज का उदाहरण बताना है। मैग्नीज, सोना, अभ्रक, सीसा। चार ऑप्शन है, मैग्नीज, सोना, अभ्रक और सीसा। तो मैग्नीज सोना की बात करें, ये क्या है? धात्विक खनिज। मैग्नीज और सोना क्या है? धात्विक खनिज है। सीसा भी क्या है? धात्विक खनिज है। और अभ्रक क्या है? हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन थ्री इज राइट आंसर, अभ्रक। अभ्रक क्या है? अधात्विक खनिज है। हमारा राइट आंसर क्या आएगा? अभ्रक आएगा। अभ्रक क्या है बच्चों? अधात्विक खनिज है। तो पूछा है अधात्विक खनिज का उदाहरण क्या है, तो उसका आंसर आएगा अभ्रक। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा
ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? क्या प्रश्न है हमारा? प्रश्न पूछ रहा है हमसे कि ऊर्जा का जो स्रोत है कौन सा? गैर परंपरागत स्रोत। ऊर्जा का जो स्रोत है वो गैर परंपरागत स्रोत क्या है? परमाणु ऊर्जा, पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस। परंपरागत स्रोत जो हमने पुराने विधि से चल रहे हैं, और गैर परंपरागत स्रोत है जो हमें नई पीढ़ी में मिले हैं, जिन्होंने नए आविष्कार से हमें मिला है। तो कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस, ये क्या है? तीनों प्राकृतिक स्रोत है। परंपरागत स्रोत कौन कौन से? कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस। ये किसके उदाहरण है? परंपरागत के। किसके? परंपरागत के। तो पूछा किसका हमसे? गैर परंपरागत स्रोत। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। परमाणु ऊर्जा क्या है? परमाणु ऊर्जा क्या है? परमाणु ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत है। और परंपरागत स्रोत क्या है? पेट्रोल, कोयला और प्राकृतिक गैस। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय संसाधन भी बोलते हैं। किसको? पेट्रोल, कोयला और प्राकृतिक गैस को अनवीकरणीय संसाधन भी बोला जाता है। अगला एक और शानदार क्वेश्चन है, किस फसल को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है? अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि वो कौन सी फसल है जिसको क्या बोलते हैं? सुनहरा रेशा कहा जाता है। कि वो कौन सी फसल है जिसको क्या कहा जाता है? किस फसल को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है? क्या प्रश्न है हमारा कि कौन सी फसल को क्या बोलते हैं? सुनहरा रेशा। कपास, चाय, पटसन या कॉफी? कपास, चाय, पटसन या कॉफी? तो राइट आंसर हमारा क्या आएगा? तो राइट आंसर आएगा हमारा पटसन। क्या आएगा? पटसन। और इसी पटसन को क्या बोलते हैं? जूट। ऑप्शन में आपको जूट भी मिल सकता है, पटसन भी मिल सकता है। तो पटसन, जूट को क्या बोलते हैं? सुनहरा रेशा बोलते हैं। हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है? कि जनसंख्या कौन सी? 2011 की। और किसकी पूछ रहा है? भारत की। भारत की जनसंख्या पूछ रहा है, उसमें क्या पूछा है? औसत घनत्व। 1 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या को क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। तो पूछा है राजस्थान की, नहीं पूछा है किसकी पूछा? भारत की पूछ रहा है। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की कितना है? 200 घनत्व है राजस्थान का। लेकिन पूछा किसका है? भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382, 296, 375, 352। तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो हमारा आएगा 282। राइट आंसर क्या आएगा? 282। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। 382 382 लिख रहा है। 382 क्या है? भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व है। अर्थात भारत का क्या है? जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 है। और राजस्थान का कितना है? 200। राजस्थान का कितना है? 200। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सौर मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? सौर मंडल की औसत ऊंचाई पूछिए। क्या पूछिए? औसत ऊंचाई कितनी है? किसकी? सौर मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। तो हमने पहले की क्लास में भी बात की है कि सौर मंडल की जो औसत ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? 13 किलोमीटर। तो राइट आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। 13 किलोमीटर क्या होती है? सौर मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थानीय पवन का उदाहरण है। स्थानीय पवनें जो किसी क्षेत्र विशेष स्थान में ही चलती है, जो सभी जगह नहीं चलती, केवल स्थान विशेष, क्षेत्र विशेष में ही चलती है, उनको स्थानीय पवनें कहा जाता है। तो व्यापारिक पवनें, चिनुक, पछवा या ध्रुवीय। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी पवन ऐसी है जिनको हम स्थानीय पवन कह सकते हैं? व्यापारिक पवनें नहीं, व्यापारिक पवनें भी स्थानीय पवनें नहीं है, पछवा पवनें भी नहीं है, ध्रुवीय पवनें भी नहीं है। तो स्थानीय पवनें क्या है? चिनुक क्या है? स्थानीय पवन का उदाहरण है। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन टू इज राइट आंसर। चिनुक स्थायी पवन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या कहा जाता है? कि कौन से चक्रवात? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं उन चक्रवातों को अमेरिका में क्या कहा जाता है? ऑप्शन हरिकेन, टोर्नेडो, टाइफून, विली विलीज। क्या कहा जाता है? हरिकेन कहते हैं क्या? टोर्नेडो कहते हैं क्या? टाइफून कहते हैं क्या? या विली विलीज कहते हैं? तो यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों क्या बोलते हैं? हरिकेन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या बोलते हैं उनको? हरिकेन के नाम से जाना
जाता है। अगला क्वेश्चन है, वोन झील स्थित है, कि वोन झील कहाँ पर है? अमेरिका में, ब्राजील में, ईरान में या तुर्की में? तो वोन झील कहाँ पर है? अमेरिका में भी नहीं है, ब्राजील में भी नहीं है, ईरान में भी नहीं है, तो कहाँ पर है? वोन झील कहाँ पर है? तुर्की में। राइट आंसर 4 इज राइट आंसर आ जाएगा। तुर्की में क्या है? तुर्की में क्या है? वोन झील स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल स्थित है, जो कालाहारी मरुस्थल है वो कहाँ पर है? कौन सा मरुस्थल? कालाहारी। थार का मरुस्थल कहाँ पर है? अपने राजस्थान में है। पूछा है कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? फेमस मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अफ्रीका में और दक्षिण अफ्रीका में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में है। लेकिन ऑप्शन देखो, उत्तरी अफ्रीका भी दे दिया और दक्षिण अफ्रीका भी दे दिया, तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? ऑप्शन आएगा ऑप्शन 4 इज राइट आंसर, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में। कौन सा मरुस्थल है? कालाहारी मरुस्थल। कहाँ पर है ये? दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? कि संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ऊपरी सदन राज्यसभा कहलाता है। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत नॉमिनेट किए जाते हैं, ये पूछा है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कुछ सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत नॉमिनेट किए जाते हैं, तो उनकी संख्या कितनी है? 12, 10, 2 या 11? तो उनकी संख्या कितनी है? 12। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर, 12 है मनोनीत सदस्यों की संख्या, जिनको कला, विज्ञान, साहित्य या समाज सेवा का ज्ञान होता है। ऐसे 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगला हमारे जीवन से संबंधित क्वेश्चन है, नागरिकों को जीवन का मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद से मिलता है? नागरिकों को क्या दिया गया है? जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। किसका? जीवन का। वो पूछा है कौन सा मौलिक अधिकार अनुच्छेद से संबंधित है, कि नागरिकों को कौन से अनुच्छेद के तहत, कि मानव को, व्यक्तियों को कौन से अनुच्छेद के तहत जीवन जीने का अधिकार या प्राण या दैहिक स्वतंत्रता दी गई है? पूछा है नागरिकों को जीवन का मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद से मिलता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो हमें जो जीवन जीने का अधिकार दिया गया है वह अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है। थर्ड ऑप्शन इज राइट, अनुच्छेद 21 के तहत हमें जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, जो कि एक मौलिक अधिकार है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान की व्याख्या का अधिकार किसको है? जो संविधान है उसकी एक्सप्लेनेशन कौन कर सकता है, उसकी व्याख्या कौन कर सकता है? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, राष्ट्रपति या न्यायपालिका? तो संविधान है उसकी व्याख्या करने का काम कौन करेगा? संविधान में क्या है? कानून है, और कानून की व्याख्या कौन करता है? न्यायपालिका। तो राइट आंसर आएगा हमारा 4 ऑप्शन इज राइट आंसर, न्यायपालिका के द्वारा संविधान की व्याख्या की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? कि राजस्थान विधानसभा में जो निर्वाचन क्षेत्र है, जहाँ से हम क्या चुनते हैं? एमएलए चुनकर भेजते हैं, उनकी संख्या कितनी है? तो हमें पता है हम कितने एमएलए चुनकर भेजते हैं। राजस्थान से जो एमएलए चुने जाते हैं उनकी संख्या कितनी है? 200। कितनी है? 200। तो एक जगह से कितने चुनते हैं? एक। तो 200 चुन के कहाँ जाएंगे? 200 जगह से, अर्थात 200 निर्वाचन क्षेत्रों से 200 सदस्य चुने जाते हैं। तो 200, 220, 250 या 300? तो निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? 200। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर, निर्वाचन क्षेत्र 200 है और इसीलिए 200 एमएलए चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का संवैधानिक मुखिया होता है, कि राज्य सरकार होती है, जैसे हमारे राजस्थान में भी सरकार है, उसका संवैधानिक मुखिया कौन होता है? 2 मुखिया होते हैं, एक तो होता है संवैधानिक और एक था वास्तविक। वास्तविक और संवैधानिक। तो वास्तविक नहीं पूछकर हमसे क्या पूछा है? संवैधानिक पूछा है। वास्तविक कौन होता है? वास्तविक सीएम होता है, और संवैधानिक कौन होता है? राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यपाल? तो राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है राज्यपाल। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है, और जो मुख्यमंत्री होता है वो वास्तविक मुखिया होता है। इसी प्रकार देश का वास्तविक मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री देश का वास्तविक मुखिया होता है, और राष्ट्रपति देश का संवैधानिक मुखिया होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन संसद का अंग नहीं है? संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सदन 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो प्रश्न में पूछा है निम्न में से संसद का अंग नहीं है, तो लोकसभा भी होता है, राष्ट्रपति भी होता है, राज्यसभा भी होती है, राज्यपाल संसद का अंग
नहीं होता है। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। राज्यपाल क्या नहीं है, संसद का अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? जो स्वच्छ भारत अभियान है, जो मोदी प्रधानमंत्री है साहब है, मोदी जी के द्वारा चलाया गया था स्वच्छ भारत अभियान, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2015, 2 अक्टूबर 2016, 2 अक्टूबर 2017। इसका मतलब है ये कब चालू हुआ था? 2 अक्टूबर को चालू हुआ था। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 2 अक्टूबर को चलाया गया था। तो वो कौन सा साल था जब चलाया गया? तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? क्लीन इंडिया मिशन की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। 2 अक्टूबर 2014 को क्या हुआ था? स्वच्छ भारत अभियान क्लीन इंडिया मिशन चलाया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता कितनी है? कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में क्या पूछा है, महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो हमने बात की थी कि राजस्थान की साक्षरता 66.1 है, 79.2 पुरुषों की है और 52.1 किसकी है? महिलाओं की। ये क्या है? ओवरऑल है 66.1, जिसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल है। 79.2 ये पुरुषों की है, 52.1 ये महिलाओं की है। तो राइट आंसर क्या आएगा इसमें से? 66.17, 79.20, 52.12, 25.50। तो राजस्थान में महिलाओं की साक्षरता कितनी है? ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। 52.12 कितना है? 52.12 कितना है? 52.12। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु आवश्यक है? कि राज्यपाल आपको बनना है तो राज्यपाल पर आपको जब पोस्टिंग दी जाएगी, नियुक्ति की जाएगी, तो आपके पास कितनी उम्र कम से कम होनी चाहिए? राज्यपाल पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु कितनी आवश्यक है? 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष? तो हमने पिछली क्लासों में बात की है कि अगर आपको राष्ट्रपति बनना है या राज्यपाल बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राइट ऑप्शन आएगा। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। 35 वर्ष का कोई भी व्यक्ति है वो राज्यपाल या राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हो सकता है। यहाँ पर पूछा है राज्यपाल, तो राइट आंसर आएगा 35 वर्ष। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश था? इनमें से कौन सा दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश था? यह प्रश्न पूछा है कि कौन सा राजवंश था जो दक्षिण भारत से संबंधित है। चोल वंश, गुर्जर प्रतिहार, चौहान, गुहिल। तो गुर्जर प्रतिहार की बात करें या चौहान की बात करें या गुहिल की बात करें तो ये कहाँ से संबंधित है? उत्तर भारत से। उत्तर भारत से संबंधित है। और ये तीनों ही कहाँ से संबंधित है? और बात करें तो राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से। अब पूछा है दक्षिण भारत का, तो चोल वंश। कौन सा वंश? कौन सा वंश संबंधित है इनसे? चोल वंश। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश कौन सा है? चोल वंश दक्षिण भारत का राजवंश है। अगला क्वेश्चन है, कानड़देव शासक था? कानड़देव चौहान, कानड़देव सोनगरा, इसका पूरा नाम क्या था? कानड़देव सोनगरा शासक था कहाँ का? अजमेर का, जालोर का, रणथंभौर का या मेवाड़ का? तो कानड़देव कहाँ का शासक था? जालोर का। कहाँ का? जालोर का। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। कानड़देव जी कहाँ के शासक थे? जालोर के शासक थे। अगला बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, दिवेर का युद्ध कब हुआ था? दिवेर का युद्ध हुआ था, इसको क्या बोलते हैं? मेवाड़ का मैराथन। मेवाड़ का मैराथन पूछा जा सकता है। मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है? तो मेवाड़ का मैराथन किसको कहा जाता है? दिवेर के युद्ध को। कब हुआ था ये? 1576 में, 1582 में, 1590 में या 1595 में? आपको पता है 1576 में क्या हुआ था? हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? 1576 में। और दिवेर का इसके बाद हुआ था 1582 में। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और सुल्तान खां के बीच। महाराणा प्रताप और सुल्तान खां के बीच। अगला क्वेश्चन है, सेना का हरावल दस्ता क्या होता है? सेना में जो हरावल दस्ता होता है, हरावल दस्ता वो क्या होता है? सेना का अग्रीय भाग, सेना का मध्य भाग, सेना का पीछे का भाग या पूरी सेना को हरावल दस्ता कहा जाता है। कि युद्ध में जो लड़ने के लिए सेना जाती है उसमें एक दस्ता होता है हरावल दस्ता। इसका मतलब क्या होता है कि वो सेना जो आगे आगे लड़ने के लिए तैयार होती है उसको क्या बोलते हैं? हरावल दस्ता। तो हरावल दस्ता क्या है? सेना का अग्रीय भाग। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सेना का अग्रीय भाग क्या कहलाता है? हरावल दस्ता। क्या कहलाता है? हरावल दस्ता कहलाता है सेना का आगे वाला भाग। अगला क्वेश्चन है,
गागरोन दुर्ग स्थित है। गागरोन जो दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है? ये गागरोन दुर्ग क्या है? एक जल दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? जल दुर्ग। ये कहाँ पर है? कौन से जिले में है? चित्तौड़ में, राजसमंद में, झालावाड़ में या जोधपुर में? तो पूछा है कहाँ पर गागरोन दुर्ग कहाँ है, तो चित्तौड़ की बात करें, चित्तौड़ में चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। राजसमंद में कोई दुर्ग है नहीं। झालावाड़ में कौन सा है? ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। झालावाड़ में क्या है? गागरोन दुर्ग है। और जोधपुर में क्या है? मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? जोधपुर में पूछा जाए तो मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जोधपुर में है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ है? चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ है? चित्तौड़ में है। और पूछा क्या है? गागरोन का दुर्ग कहाँ पर है? तो राइट आंसर आएगा झालावाड़ में क्या है? गागरोन का दुर्ग है, जो कि एक जल दुर्ग है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राम स्नेह संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? राम स्नेह संप्रदाय है, इसकी पीठ कहाँ पर है? मुख्य पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा। कहाँ पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले में एक जगह है, कौन सी? शाहपुरा। वहां पर राम स्नेह संप्रदाय की स्थापना की गई है। किसने की? संत रामदास जी ने, संत दरियाव जी ने, संत हरिदास जी ने, संत रामचरण जी ने। तो किसके द्वारा राम स्नेह संप्रदाय की स्थापना की गई है? कहाँ पर की गई है? शाहपुरा भीलवाड़ा में मुख्य पीठ है ये। किसके द्वारा की गई? संत, ऑप्शन फोर, संत रामचरण जी ने। संत रामचरण जी के द्वारा राम स्नेह संप्रदाय की स्थापना कहाँ पर की गई? शाहपुरा भीलवाड़ा में। किसने की? राम स्नेह संप्रदाय की स्थापना संत रामचरण जी ने। अगला क्वेश्चन है, आभानेरी मंदिर कहाँ है? आभानेरी की बावड़ी पढ़ी हमने। आभानेरी की बावड़ी कहाँ है? दौसा में। तो आभानेरी मंदिर कहाँ होगा? दौसा में। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। आभानेरी मंदिर कहाँ पर है? दौसा में। आभानेरी बावड़ी कहाँ है? दौसा में। आभानेरी की चांद बावड़ी, उसी प्रकार आभानेरी मंदिर कहाँ है? दौसा में। अगला बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु का संबंध है महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से या बंगाल से? एक संत हुए हैं चैतन्य महाप्रभु, इसका संबंध पूछा है कि कौन से राज्य से रहा है? महाराष्ट्र से रहा है, गुजरात से रहा है, राजस्थान से रहा है या बंगाल से रहा है? तो चैतन्य महाप्रभु का संबंध रहा है किससे? बंगाल से। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। ये कहाँ से संबंधित थे? बंगाल से इनका संबंध रहा है। किसका? चैतन्य महाप्रभु का जो संबंध रहा है वो कहाँ से रहा है? बंगाल से। अगला क्वेश्चन जो हमें बार बार देखने को मिलता है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757 में, 1857 में, 1750 में, 1764 में? तो दो युद्ध बहुत प्रसिद्ध थे, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लड़े गए थे ये। तो प्लासी का युद्ध कौन था? रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला। कब हुआ था ये? 1757 में। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। प्लासी का युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था। 1857 में क्या हुआ था? स्वतंत्रता की क्रांति हुई थी। और 1764 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था 1764 में? बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। और 1757 में क्या हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विलय की नीति अपनाई गई। विलय की नीति अर्थात इन सबको क्या कर लो? मिला लो अपने में। ये नीति कब अपनाई गई? किसने अपनाई? विलय की नीति रॉबर्ट क्लाइव द्वारा, वारन हेस्टिंग्स द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा या लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा? तो जो विलय की नीति है ये किसने अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने अपनाई थी ये? लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय की नीति अपनाई गई थी। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी नीति अपनाई थी? विलय की नीति। किसने? विलय की नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विलय की नीति अपनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू की गई? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू कब की गई? किसने की थी स्थायी बंदोबस्त? लॉर्ड कॉर्नवालिस। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा क्या की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? 1793 में, 1790 में, 1822 में या 1850 में? तो राइट आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। 1893 में क्या की गई थी? 1893 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था चालू की गई थी। स्थायी बंदोबस्त कब? 1793 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? कौन सी? भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल। कपड़ा किससे बनता है? कपास से। कपास से सूती मिल, इसका जो कच्चा माल है सूती वस्त्र का कपास है। तो पूछा है भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल कहाँ बनाई गई थी? बंबई में, कानपुर में, दिल्ली में या कलकत्ता में? तो भारत में जो प्रथम सूती कपड़ा मिल बनाई गई थी वो कहाँ बनाई गई थी? बंबई में, जिसको अपन मुंबई बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर, बंबई। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना
कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी, किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई? 1850 में, 1875 में, 1856 में या 1880 में? तो हमने पिछली क्लास में भी इस क्वेश्चन पे बात की हुई है, तो हमारा राइट आंसर आएगा 1875। 10 अप्रैल 1875 को कब हुई थी आर्य समाज की स्थापना? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में की गई। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, पटुआ की हवेली है। पटुआ की हवेली, नतमल की हवेली, पटुआ की हवेली की बात कर लो, नतमल की हवेली की बात कर लो, या सालिम सिंह की हवेली की बात कर लो। इन हवेलियों के बारे में हमने पहले भी बात की है। सालिम सिंह की हवेली, ये तीनों हवेलियां कहाँ की है? हमारा राइट ऑप्शन क्या आएगा? जैसलमेर में, जोधपुर में, जयपुर में या उदयपुर में? तो पटुआ की हवेली, नतमल की हवेली और सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है? तीनों हवेलियां कहाँ हैं? जैसलमेर। तो पटुआ की हवेली राइट आंसर आएगा जैसलमेर। पूछा जाए नतमल की हवेली कहाँ है? जैसलमेर। पूछा जाए सालिम सिंह की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में। पटुआ की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में। तो तीनों हवेलियां याद रखना। पहले हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया था नतमल की हवेली वाला, अब कौन सा है? पटुआ की हवेली वाला आया। तो आंसर आएगा हमारा जैसलमेर में। तो ये हमारे एसएसटी के क्वेश्चन थे जिनमें हमने ओल्ड पेपर सॉल्यूशन में बात की, जो हमारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। इसी शुभकामनाओं के साथ, आपके बेहतर भविष्य की कामनाओं के साथ मैं अपनी क्लास को विराम देता हूँ। धन्यवाद।